जय हिंद गाइस एंड 10th के क्लास के एस्पिरेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है एग्जाम अफेयर्स बाय आनंद सर चैनल में। पिछली 2 वीडियोस डाली थी, उनमें आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला और आशा करता हूँ कि इसमें भी आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन पेपर वो शाम के साइंस प्री बोर्ड का था। अब शुरू करते हैं मॉर्निंग के साइंस प्री बोर्ड का पेपर, जो आपको हेल्प करेगा बोर्ड के एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। ये क्वेश्चन तकरीबन उसी की तरह है जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर आया था। मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट वाले पेपर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा है, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात की गई है, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम में कुछ एक ऐसी चीज़ मिलाई गई है जो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो आप लोगों को पता होगा, जब मेटल में एसिड मिलाया जाता है तो जो रिएक्शन हमारे सामने बन के आती है वो क्या आता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ पे देखिए एक हिंट दिया गया है, Cl2 आ रहा है। इन सब में अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो Cl एक ही ऑप्शन में है, जो कि है HCl। यानी मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं, उससे रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। यानी इसका आंसर सी है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि आपके सामने एक सेटअप दिया हुआ है और इस सेटअप में पूछा गया है, नेम द कंपाउंड ए इन द गिवन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस CO2 व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए ऐसा कौन सा कंपाउंड लिया गया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। तो एक चीज आपको बता दें, H2SO4 में यहाँ पे H2SO4 के साथ साथ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो ये है। इसका जो रिएक्शन बन के तैयार हो जाता है CaSO4 प्लस CO2 बनता है प्लस H2O बनता है। यानी यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट भी बनेगा रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और वाटर भी बनेगा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही ऐसा रिएक्शन होगा। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, यानी CaCH CO3, यानी ये कंपाउंड भी अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ये दोबारा से बनेगा CaSO4 प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यानी यहाँ ये एक बात हमें पता लग रही है, यानी मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों से ही बन रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबके। जिसके नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है। चलते हैं आगे। अगला सवाल ब्लाइंड वालों के लिए था, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, लेकिन मैंने सोचा अगर ये क्वेश्चन डाल दिया जाए तो हेल्प हो जाएगी। उसी चीज को ऐसे पूछ लिया गया वर्ड में, अ कंपाउंड X reacts with sulfuric acid and produces a salt and CO2 is released। दोबारा से देखिए, वही सेम चीज जो पिछले क्वेश्चन में बताई, मेटल कार्बोनेट का होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये रहेगा तो भी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा तो भी बनना ही बनना है। क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर रिलीज होगा विद
जो भी हम मेटल यूज करेंगे उसके सल्फेट के साथ, ठीक है, सॉल्ट के साथ। तो यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा पिछले वाले की तरह, यानी बी और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, स्पेशल केस बन जाता है। अगर किसी मेटल को आप रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। HCl के साथ करवाओगे तो भी हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ HNO3 की बात, जिसे आप नाइट्रिक एसिड बोल देते हैं, नाइट्रिक एसिड जिसे बोल दिया, नाइट्रिक अम्ल जिसे बोल दिया जाता है, ये क्या है? हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जिस भी मेटल को इसमें डाला जाता है, ठीक है, जिस भी मेटल को इसमें डाला जाता है, तो ये हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन को बनाने लगता है। यानी जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये उसे ही ऑक्सीडाइज कर देता है और वहां पे वाटर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन नहीं बन पाता। इसलिए HNO3 इसमें एक ऐसा ऐसा क्या कहते हैं एसिड बन गया है जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, ठीक। यानी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एकदम बहुत ही आसान सवाल कि पूछ रहे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जल्दी से देख लीजिए, रिएक्टेंट साइड और फिर प्रोडक्ट साइड। अगर इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं डी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। यानी Cu कितना है? तो ये है 2। O कितना है? ये है 2। अगर प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो भी यहाँ Cu कितना है? 2। O कितना है? 2। ठीक है, यानी दोनों तरफ बराबर है। तो ये डी ऑप्शन एकदम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एकदम करेक्ट है, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, जब ये सवाल मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे कुछ गलतियां नजर आई, वो गलतियां आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ। इसमें बोला गया है कथन सत्य नहीं है, और सवाल मतलब पेपर के टाइम पे भी आप स्पेशली इस पे ध्यान देंगे, विच इज नॉट ट्रू, ठीक, विच इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 says for the compound A, it has more H plus ions than OH minus, एकदम करेक्ट। इट इज सार इन टेस्ट, बिल्कुल सही है। खट्टा है। बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ये तो भैया नहीं हो सकता कि नेचर में बेसिक हो, ठीक है, बेसिक नहीं हो सकता। उसके बाद इट हैज मोर H माइनस देन OH प्लस। तो यहाँ H माइनस और OH प्लस नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ मुझे शंका उत्पन्न हो रही थी, यानी शंका हो रही थी, यानी सी और डी यहाँ दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे। लेकिन इसी का ही कोई अगर हिंदी में देखेगा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में यहाँ लिखा यह स्वाद में कड़वा होता है, तो ये गलत है भाई। हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। तो इसलिए जब कभी भी एग्जाम दे तो वहां लिखा रहता है कि अगर सवाल में गलती होती है तो इंग्लिश को प्रेफर किया जाएगा। एक बार इंग्लिश की तरफ जरूर ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था। अब यहाँ देखिए, pH of a compound A is 10, which statement is not true? यहाँ भी not true ही पूछा गया है, not true. It has more H plus aqueous than OH minus, तो ये तो हो गया गलत।
अगर कोई सी का पीएच लेवल 10 है यानी OH माइनस की संख्या ज्यादा होगी। सार इन टेस्ट, खट्टा होगा टेस्ट में, ये भी गलत हो गया, खट्टा तो होगा ही नहीं भाई। ठीक। बेसिक इन नेचर, सी सही है। इट हैज मोर OH माइनस एक्वस देन H प्लस एक्वस, यानी डी सही है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों ही गलत हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। When 1 gram of copper powder is heated in a china dish, it becomes coated with black copper oxide. अब यहाँ ऑक्साइड बना रहा है तो सीधी सी बात भाई ऑप्शन सी को पकड़ लेना। ऑक्सीजन ऐड हो जाता है कॉपर के अंदर, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिस वजह से ये ब्लैक कलर शो करने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या बोला गया है कि आयरन के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाता है CuSO4 का, रिएक्शन करवाया जाता है CuSO4 का, आपको क्या देखने को मिलेगा कि FeSO4 बनेगा प्लस Cu बनेगा। यानी Fe ने क्या किया, Cu के आयंस को कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, या आप अंग्रेजी में इसे, इंग्लिश में इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक, ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिडिक सॉल्ट बनना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, यानी ऑप्शन ए को देखें तब तो यहाँ पे बेस बनेगा, जबकि यहाँ बात हो रही है एसिडिक की। ठीक, ऑप्शन सी देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। वीक एसिड वीक बेस, ये भी न्यूट्रलाइजेशन। हाँ भाई, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तब जाके जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा, सॉल्ट जो है अम्लीय बन जाए। अगला सवाल बोलता है, बहुत ही आसान सवाल, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, यानी नीला लिटमस लाल हो जाता है, इसका मतलब ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाता है इसका मतलब इसमें एसिड होगा। ठीक है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो एसिड होगा, और रेड लिटमस अगर ब्लू हो जाता है तो वहां पे बेस होगा, यानी इसका आंसर एकदम करेक्ट। अगला सवाल देखिए, इन अ केमिकल इक्वेशन द एरो साइन, भाई आपने देखा होगा एरो साइन ऐसे लिखा जाता है, A प्लस बी रिएक्ट किया और C प्लस डी, ये कोई कंपाउंड बना है इसने। अब ये एरो आगे की तरफ लगता है, ये क्या शो कर रहा है, दो चीजें शो करता है भाई, पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी ये जो एरो है प्रोडक्ट की ओर शो कर रहा है। ठीक है, कि आगे प्रोडक्ट बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, ये नहीं होगा। शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, बिल्कुल सही है भाई, दिशा को दर्शाएगा, यानी ये रिएक्शन जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे की ओर नहीं आ रहा है। एक आपने साइन और देखा होगा, कई बार ऐसे साइन बना दिया जाता है, कुछ इस तरीके का, ऐसे और ऐसे, जो डीटीसी बस का निशान जैसा बन जाता है, यानी ये बताता है कि अगर कोई हमने कंपाउंड लिया हुआ है, ये C प्लस डी बनाता है, अगर प्रोडक्ट साइड पे उसकी संख्या ज्यादा हो गई, अगर प्रोडक्ट साइड पे उसकी संख्या ज्यादा हो गई तो वो केमिकल रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ एरो की बात करते हैं, ये एरो क्या शो करेगा कि आगे की तरफ प्रोडक्ट बन रहा है और डायरेक्शन को भी शो करेगा। अब इस एरो को भी अगर देखें तो ये भी डायरेक्शन ही शो कर रहा है, या तो उधर या तो इधर। और वैसे जब ये निशान आ जाए तो इस निशान को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। यानी पूरी तरीके से ये स्टेबल रिएक्शन है कि अगर प्रोडक्ट साइड ज़्यादा होता है कंपाउंड तो रिवर्स हो जाएगा, और अगर रिएक्टेंट साइड होता है तो प्रोडक्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, हम आंसर की अगर बात करें तो बोथ ए एंड सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो हमारे लिए था वो सवाल था कि इनमें से इनमें से कौन सा, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, चित्र अच्छे से शो हो रहा है आपको, नाम बताना है 1 2 3 के हिसाब से, या 1 2 3 का खासा ध्यान रखना है। तो 1 में देखेंगे यूरेथ्रा, यानी हिंदी में बोलेंगे तो मूत्र मार्ग हो गया। और उसके बाद यूरेटर मूत्र वाहिनी हो गया। और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है किडनी, यानी इसका डी आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। डी आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। अगला सवाल, सवाल अगला ये है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में अंगों का सही क्रम क्या है। जब इस सवाल को मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे दो आंसर एकदम वैसे ही मिले जैसे होने चाहिए। अगर हम बात करें वृक्क यानी किडनी, सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर होगा यूरेथ्रा। एक तो ये तरीका ठीक है। अगर इसकी बात देखी जाए, सी ऑप्शन को देखा जाए तो ये क्या बताता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की बात करता है, फिर यूरेटर की बात करता है, फिर ब्लैडर की बात करता है, फिर किडनी की बात करता है। अब आप ही लोग बताओ कौन सा आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑप्शन बी एकदम ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी किडनी, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि विच प्रोसेस मेक्स प्लांट ऑटोट्रॉपिक। ये सवाल तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ही, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ही। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17, इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है, आदान प्रदान कहाँ होता है, फुफ्फुस की कोशिका में, यानी यहाँ पे एल्वेलाई जो होते हैं, एल्वेलाई यानी स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं। अगर ये हमने बना दें, यहाँ पे लंग्स बना दें ऐसे करके, तो इसके अंदर में छोटे छोटे ट्रैकियार्ड्स होते हैं। ट्रैकियार्ड्स के अगर जूम किया जाएगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिलते हैं। एल्वेलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं इसका, लंग का, ताकि आसानी से गैसेस का आदान प्रदान हो सके, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ये फिर से एनालिसिस पहले वाले की तरह ही है। चित्र को पहचानना उसका काम, चित्र को पहचानने के बाद उसका काम भी बताना है। यानी यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं, एक्स स्टमक है, प्रोड्यूस करेगा HCl, बिल्कुल करेक्ट है भाई।
पहला ही यानी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसका आंसर यही है। वाई क्षुद्रांत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, प्रोड्यूस एचसीएल तो ये तो हो ही नहीं सकता कतई। जेड लिवर स्टोर बाइल, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे देख लो भाई, लिवर में बाइल स्टोर नहीं होता, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, यानी पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में होता है। लीवर के ऊपर एक थैली बनी रहती है, उस थैली के अंदर ये पित्त रस इकट्ठा होता है, ना कि लीवर के अंदर, यानी इसका आंसर ए एकदम सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि विच पेयर ऑफ ऑर्गन एंड इट्स फंक्शन इज नॉट करेक्ट, करेक्ट है ही नहीं, कौन सा नहीं करेक्ट है, तो जरा उसे पहचानिए और बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैनक्रिया जो है, डी ऑप्शन जो है भैया, सबसे पहले नजर इसी पे पड़ी। पैनक्रिया सेक्रेट सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का सेक्रेशन पैनक्रियास कब से करने लगा, ये तो मुंह के अंदर हो जाता है। स्टमक प्रोड्यूस बाइल, करेक्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को, करेक्ट है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, पित्त रस को संचित करता है, बिल्कुल सही है। यानी अगर यहाँ देखा जाए, जो हमारा सबसे इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ये काम पैनक्रियाज यानी अंगनाशय नहीं करता है, डी एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे खाने को पचाना मतलब चबाना शुरू करते हैं, वैसे जैसे ही खाने को चबाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज इसके साथ मिक्स हो जाता है, तो यहीं से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, सुरक्षित ड्राइविंग की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण का उपयोग यानी एक ऐसा शीशा यानी एक ऐसा मिरर का यूज करना पड़ेगा जिसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, और पहली वाली वीडियो में ही मैंने क्लियर कर दिया था कि फील्ड ऑफ व्यू जो होता है कन्वेक्स मिरर का हमेशा ही ज्यादा होता है। तो यहाँ ऑप्शन में अगर देखेंगे, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है सेफ ड्राइविंग के लिए, जिसे आप रियर व्यू मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई गई है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो एक बात बता दी जाए, कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे पहले मैं ऑप्शन ही बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सेम साइज का ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा दो ही कंडीशन ऐसी बनती है कन्वेक्स मिरर में, यानी जब एक तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हो, ठीक है, अगर यहाँ पे पॉलिश्ड यहाँ पे है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट ऐसे रेज जा रही हैं, लाइट रेज ये बेंड हो जाएंगी फोकस पे, यानी पॉइंट साइज में यहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज हमें दिखेगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी जो कंडीशन बनती है वो ये कंडीशन है कि ये है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, ठीक है, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की रे ऐसे जाती है, ये रे टकरा के निकल जाएगी, ठीक, ये रे टकरा के निकल जाएगी। लेकिन यहीं से ही इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको धीरे धीरे पीछे की ओर अगर किया गया, फोकस यहाँ बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका पीछे की तरफ ही होता है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ टकराएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ जो इमेज बन के तैयार हो जाएगा, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा था आपको, ये ऐसा था कि जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है इमेज उससे छोटी बन रही थी। यानी इसमें पूछा हुआ है कि नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, हाँ भैया कौन सी नहीं है,
कि सेम साइज की नहीं बनेगी कभी भी। चलते हैं अगले सवाल पे। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए चित्र में x और y लेंस की सही पहचान कीजिए। x और y की सही पहचान के लिए क्या करेंगे, जो ऐसे लेंस है, ये तो भैया केव देखो बना हुआ गुफा की तरह, तो कनकेव लेंस है। ऐसे जो लेंस है वैक्स बने यानी पीठ उभरी हुई है, कन्वेक्स लेंस है। यानी पहला x जो है कनकेव है, y जो है कन्वेक्स है। यानी यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इससे अगला सवाल ये है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए, कनकेव लेंस डाइवर्ट द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। जब भाई लेंस की बात आ जाएगी तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पहले तो ये देख लेना। यानी ए एकदम गलत हो गया। बी पे चलते हैं। बी में फिर से देखो रिफ्लेक्टेड की बात की गई, यानी परावर्तन की बात की गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें होना क्या चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। सी पे, कनकेव लेंस कन्वर्जेस द रिफ्रैक्टिव रे ऑफ लाइट। तो कनकेव लेंस जो होता है ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं होता। ठीक है, अभिसारी लेंस नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी लाइट आएंगी इसके ऊपर और ये सारी की सारी लाइट को एक जगह पे डालेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बल्कि ये लाइट को फैला देता है। तो यानी सी स्टेटमेंट भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बचता है, डी, जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है अभिसारी लेंस होता है। जैसे ये मैंने बनाया उत्तल लेंस, और यहाँ से किरणें आ रही हैं प्रकाश की, और ये क्या करेगा, इन किरणों को किसी एक बिंदु पे अभिसारित कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, यानी कन्वेक्स लेंस, या आप इसे बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, अ कनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी किसी अवतल दर्पण का फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा। रेडियस भैया इसका दोगुना होगा, यानी सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनने का सही क्रम क्या है। यहाँ आपसे ये नहीं पूछ रहा क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ क्रम पूछ रहा है। तो सही जो क्रम होगा वो क्या होगा, अगर सही सही से हम देखें तो सही क्रम देखें तो अगर एक पानी की बूंद को हम अगर इमेजिन करें, ठीक है, अगर एक पानी की बूंद को इमेजिन करें तो होता क्या है, सबसे पहले रेज आती हैं, कुछ रेज जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी परावर्तित हो जाती हैं। कुछ रेज अंदर की तरफ जाती हैं लेकिन कुछ एंगल पे झुक जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद डिस्पर्शन होने लगता है, यानी ये 7 रंगों में डिस्पर्स हो जाती है। ठीक, उसके बाद सारी की सारी लाइट जो है, सारी की सारी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है, यानी आंतरिक परावर्तन शो करता है। तो इसका हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पहले रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन। दूसरा होना चाहिए रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। तीसरा होना चाहिए हमारे पास डिस्पर्शन, और चौथा होना चाहिए TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3। रिफ्लेक्शन नहीं दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन फिर हम छोड़ देंगे, आगे का देखेंगे 1 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो यहाँ से सही जवाब इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, आपको P और F में रिलेशनशिप पता करना है, कौन सा ग्राफ एकदम करेक्ट है। तो हमें एक बात पता है कि P जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के। ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे फोकल लेंथ घटेगा वैसे वैसे पावर बढ़ेगी। अब ध्यान दीजिए इस पे, ग्राफ पे ध्यान दीजिए। जब आप पहला ग्राफ देख रहे हैं, पहला ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो यहाँ देखिए पावर जो है लेंस की ये कांस्टेंट है, यानी एक ही दिशा में बनी हुई है, जबकि फोकस दूरी बढ़ रही है लेकिन पावर ना घट रही है ना बढ़ रही है। तीसरे को देखते हैं, थर्ड नंबर वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे पावर भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चौथे ऑप्शन को देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए चौथे ग्राफ को, यहाँ धीरे धीरे फोकस दूरी बढ़ रही है, ठीक है, और पावर धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, ठीक, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी शो कर रहा है। लेकिन अगर सेकंड वाले ग्राफ को देखा जाए तो जैसे यहाँ पे देखिए पावर जब ज्यादा था इसका मतलब फोकस दूरी कम थी, फोकस दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पावर कम हो जा रहा है। यानी अगर हम बात करें दूसरे ग्राफ की, ये ग्राफ जो है एकदम सही रिलेशन शो कर रहा है, P इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/f। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस व्हेन पावर इंक्रीज, जब पावर इंक्रीज करती है यानी पावर बढ़ती है तो फोकल लेंथ घटता है। बिल्कुल सही, जस्ट अभी हमने पिछले ही सवाल में देखा, जब पावर बढ़ रही थी फोकल लेंथ घट रहा था, और जब फोकल लेंथ बढ़ रहा था तो पावर घट रही। ठीक, स्टेटमेंट 2 यानी स्टेटमेंट बी सी डी ये तीनों के तीनों ही गलत हो जाते हैं। लिखा हुआ है पावर इंक्रीज करेगी यानी पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगा। पावर और फोकल लेंथ दोनों बराबर रिलेशन शो करता है, पावर और फोकल लेंथ का कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, यानी वाहनों में लगे पश्च दृश्य दर्पण। पश्च दृश्य दर्पण कौन सा हुआ, यानी कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है यानी आवर्धन होता है वो कितना होगा, यानी ऑब्जेक्ट का कितना गुना बनेगा, तो ये हमेशा कम ही बनेगा। ठीक है, कम ही बनेगा। जब नई गाड़ी लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, और ये मैग्निफिकेशन जो है कम होता है, जिस वजह से क्या होता है, हमें छोटी छोटी और क्या कहते हैं बड़ी बड़ी वस्तुएं छोटे छोटे रूप में इतने छोटे से शीशे में समा जाती हैं, यानी इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में दो प्रिज्म रखा हुआ है, एक सीधा है फिर एक को उल्टा कर दिया, उसके बाद एक स्क्रीन लगाई गई है। पूछा गया है स्क्रीन पे क्या होगा, तो स्क्रीन पे क्या होगा, स्क्रीन पे होगा क्या, जब एक प्रिज्म से लाइट गुजरती है तो ये 7 लाइट में विभक्त हो जाती है, लेकिन जब दूसरा प्रिज्म उल्टा रख देते हैं और ये 7 की 7 लाइट इसमें जब जाती है तो यहाँ से वापस से एक सफेद रंग का प्रकाश निकल के आएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि बीम ऑफ वाइट लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म बी, यानी बी प्रिज्म से व्हाइट कलर की लाइट निकल के आएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अगला सवाल, अगला सवाल ये कहता है ड्यू टू विच फिनोमिनन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किस घटना के कारण
द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, यानी सूरज लाल दिखता है सुबह सूर्यास्त, मतलब सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे। तो इसका एक ही कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी जो पार्टिकल्स हैं हवा के अंदर और जो वेवलेंथ है इन लाइट्स का, ठीक है, उसके कारण ये आकाश का रंग हमें लाल सुबह और शाम को लाल दिखाई देता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कहता है, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिफाई करना है आपने एक्स और वाई को इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये वाला हिस्सा जो है ये एक्स है और ये वाला हिस्सा है वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना क्या है, एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे ये जो कैथोड लिखा हुआ है, कैथोड के पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, और एनोड के पास पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे जो हिसाब किताब हो रहा है, यानी यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं चार्जिंग रिएक्शन। ठीक है, चार्जिंग रिएक्शन होता है ये, चार्जिंग रिएक्शन होता है। ठीक, यहाँ पे आप चार्ज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ये जो एनोड है ये कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव एनोड की तरह काम करेगा और एक कैथोड जो है नेगेटिव कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, अब एनोड के ऊपर क्या होगा, अगर ये एनोड है, ठीक है, लेकिन किसकी तरह काम कर रहा है, धनात्मक की तरह काम कर रहा है, तो भैया अगर धन वाला है और O जो है हमारे पास क्या होता है, 2- होता है, तो हमेशा पॉजिटिव के पास O जाएगा, यानी एनोड पे बनेगा O और कैथोड पे क्या बनेगा, H बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर नहीं भी समझ में आया है, एक बात और समझ लिए चित्र को देख करके, जब भी आप पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा हमेशा ऑक्सीजन गैस की मात्रा से 2 गुना निकलेगी, क्योंकि पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, यानी 2:1 का रेशियो होगा हमेशा। तो यहाँ देख सकते हैं इस वाली परख नली यानी इस वाले टेस्ट ट्यूब में बहुत ज्यादा गैस है और इस वाले टेस्ट ट्यूब में कम गैस है, यानी X हो गया ऑक्सीजन, Y हो गया हाइड्रोजन, यानी इसका आंसर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी पानी के विद्युत अपघटन के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो चलिए कथनों को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन हैज कलेक्टेड एट एनोड, यानी ऑक्सीजन जो है एनोड पे होता है। अभी हमने ऊपर ही देखा भाई, ऑक्सीजन एनोड पे होता है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, उसके बाद कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है। अब एनोड पे अगर ऑक्सीजन हो गया तो कैथोड पे हाइड्रोजन ही होगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, कैथोड पर ऑक्सीजन एकत्रित होगी, जब पहले ही वो करेक्ट हो चुका है तो ये गलत हो गया। एनोड पर हाइड्रोजन एकत्रित होगी, तो ये भी गलत स्टेटमेंट गलत हो गया। लास्ट वाला स्टेटमेंट, एकत्रित हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अभी जस्ट बताया था हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, यानी हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से 2 गुना बनेगा। तो यहाँ हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 को देखने से आपको इवनिंग शिफ्ट वाला एनालिसिस याद आ जाएगा, उसमें भी कुछ ऐसा ही सवाल था। अब यहाँ पूछ रहा है, सम अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ MgO फॉर विच अ गिवन ग्राफ इज ड्रॉन। एज पर द ग्राफ, व्हेन does solution becomes highly acidic during the experiment। कब ऐसा हो जाएगा, हाईली एसिडिक,
देखिए जैसे जैसे पीएच सॉल्यूशन का ग्राफ ये दिया हुआ है, एसिड HCl की बूंदें यहाँ गिराई जा रही। तो यहाँ जब 8 बूंदें गिरा दी हैं, 8 बूंदें, तब पीएच लेवल 2 से नीचे चला गया है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल निहायती आसान सवाल है। अगला सवाल निहायती आसान सवाल है, जो कि क्या है, ये हो जाता है, पूछता है CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, यानी कॉमन नेम क्या है इसका। तो इसका कॉमन नेम है भैया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि कपड़ों को रंगने में काम आता है, लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। ठीक है, और कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। ये बनता कैसे है, CaOH ट्वाइस यानी चूना के पानी में अगर क्लोरीन गैस को पास किया जाए तो क्या होगा, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस पानी बनेगा। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के आगे जो अगली वीडियो बनाएंगे, आगे का एनालिसिस उसमें होगा। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।